सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। दुनिया का कोई भी मुल्क या कौम उस वक्त तक मजबूत या तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता जब तक वो माशी तौर पर मुस्तहकम ना हो। और इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जाता है कि उस मुल्क की पैदावारी सलाहियत क्या है, उसमें सरमायाकारी के क्या इम्कानात हैं और उस मुल्क में क्या सरमायाकारी हो रही है। मौजूदा सूरत हाल में अगर पाकिस्तान की मईशत को देखा जाए तो इस वक्त मुल्क की मईशत बहरानों से निकलकर तरक्की की जानिब तेजी से सफर कर रही है। आलमी मार्केट्स में बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान में आइंदा चंद बरसों में एशियाई और यूरोपीय ममालिक की जानिब से 27 अरब डॉलर से जायद की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवक्के है। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की सरबराही में सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 3 रोजा दौरे पर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। इस अहम दौरे के दौरान दोनों ममालिक के सरमायाकारों के दरमियान 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी की तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। दौरे पाकिस्तान पर आने वाले सऊदी वफ्द में मुख्तलिफ कंपनीज और महकमों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। इस साल के आगाज में सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के लिए 5 अरब डॉलर के सरमायाकारी के पैकेज का ऐलान किया था। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक 5 अरब डॉलर से जायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तकरीबन 30 मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक सऊदी अरब के साथ ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल के मुआहिदे पर दस्तखत होंगे, जबकि पेट्रोलियम, पावर सेक्टर, फूड सिक्योरिटी, मीट एक्सपोर्ट, पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्ट के लिए भी मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। जबकि दौरे के दौरान माइनिंग, ऑयल रिफाइनरी, रेलवे के लिए तयशुदा मुआहिदों पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पहले मरहले में सऊदी अरब से प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में तकरीबन 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा। ये प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में अपने लोकल नुमाइंदे तैनात करके इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम बढ़ाएगा। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में ज्यादा सरमायाकारी निजी शोबा ही करेगा। सऊदी अरब का सरकारी वफ्द सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के तहत मंसूबों पर बातचीत करेगा। रवां माली साल के पहले 6 माह के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा तिजारत 24 बिलियन डॉलर तक रिकॉर्ड की गई है। जबकि सऊदी हुकूमत और कंपनीज के लिए पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मुल्क है। पाकिस्तान और सऊदी अरब बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के मुआहिदों पर को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर तेजी से काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत तिजारती, दिफाई और सकाफती ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद करता रहा है। सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान की मईशत, जोग्राफियाई हैसियत, कुदरती वसाइल और सलाहियतों पर भरपूर एतमाद करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मजमूई तौर पर 21 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहिदे किए हैं, जिनमें ऑयल रिफाइनरीज के क़याम के लिए तकरीबन 10 अरब डॉलर, गवादर पोर्ट पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए 1 अरब डॉलर और 5 अरब डॉलर की तिजारती सरमायाकारी भी शामिल है। जबकि सऊदी ऑयल कंपनी आरामको साल के आखिर तक पाकिस्तान में अपना पहला तेल और गैस स्टेशन भी शुरू कर देगी। अब माशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में तवानाई और अमन अमान के मसाइल हल हो जाएं तो इससे कई गुना ज्यादा सरमायाकारी भी मुल्क में आ सकती है। मुल्क की ज़र मुबादला में इजाफे और मुस्तहकम मईशत के लिए एक्सपोर्ट्स में इजाफा नागुज़ीर है। फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के जरिए एक्सपोर्ट की शरह को हर हाल में बढ़ाना होगा। इस वक्त ज़राअत, टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, मोबाइल्स, खेलों के सामान, मिनरल्स और मादनियात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान ज़राअत में अगले 5 सालों के दौरान बैरूनी सरमायाकारी से 20 से 30 अरब डॉलर का मुनाफा कमा सकता है और 24 अरब डॉलर का मुमकिन मुनाफा एक्सपोर्ट्स के मुतबादल में हो सकता है। माइंस एंड मिनरल्स में पाकिस्तान अगले 5 साल में FDI और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से 51 अरब डॉलर के रेवेन्यू को हासिल करने की तवक्को की जा रही है। मादनियात में पाकिस्तान सऊदी अरब और UAE के साथ 25 अरब डॉलर की डील करने जा रहा है। माइंस एंड मिनरल्स के सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ाने से पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का मुनाफा हो सकता है। IT सेक्टर पाकिस्तान में तेजी से तरक्की कर रहा है। IT सेक्टर में पाकिस्तान में 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है। इस वक्त इकोनॉमी की तमाम इंडिकेटर्स मुल्क की मईशत की बेहतरी की तस्दीक जरूर कर और मौजूदा सूरत हाल में सऊदी सरमायाकारी का जो वफ्द आया है, ये दौरा कितना अहमियत का हामिल है। 2 अरब डॉलर की इस वक्त की सरमायाकारी पाकिस्तान को कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है और ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत अब किस जानिब जा रही है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हफीज़ पाशा साहब साबिक वज़ीर ख़जाना है, हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को पॉजिटिव होता देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी मईशत की एक एक्चुअल पिक्चर है। वाकई इकोनॉमी मुस्तहकम हो चुकी है और सऊदी अरब के इस डेलीगेशन के दौरे की सूरत में हम इस्तेहकाम के एक और कदम की जानिब बढ़ रहे हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यकीनन बहुत से अच्छे इंडिकेटर्स हैं, अल्लाह का शुक्र है
कि पाकिस्तान के जो हालात बहुत ख़राब हो चुके थे 22-23 में, वो अल्लाह के फजल से कुछ बेहतर हुए हैं। और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा बेहतरी जो आई है वो अफरात ज़र की रफ्तार में आई है। आपको याद होगा एक वक्त ऐसा था कि इसकी रफ्तार 30% से भी ज़्यादा थी, और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले महीने ये 6.5% पर आ गई। तो ये बहुत एक प्रोग्रेस है यकीनन आपके अफरात ज़र में, मगर अभी भी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिन पर गौर करना पड़ेगा हुकूमत को, और उन्हें आगे भी ले जाना पड़ेगा। और सबसे मुझे जो परेशानी की बात नजर आ रही है वो ये कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है, इन्वेस्टमेंट जो है, टोटल इन्वेस्टमेंट, वो पिछले साल तारीख के सबसे निचले लेवल पर गिर चुका था। यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पिछले साल सिर्फ 11.4% था जीडीपी का, कि काफी अरसे तक पाकिस्तान में इसका लेवल जो है वो 18-20% तक रहा है। और ख़ास तौर पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो नुमायां तौर पर कमी आई है उसकी भी यकीनन बहुत से वजूहात हैं। आपने सरे सूद को आसमान तक पहुंचा दिया वगैरह वगैरह, मगर हुआ ये है कि इंडस्ट्री में पैसा लगाना ना होने के बराबर हो गया है। और इन्वेस्टमेंट जो हमारे सनती शोबे में पिछले साल हुआ है वो 25 साल पहले से कम है, और ज्यादा लोग अपने पैसे लगा रहे हैं रियल एस्टेट में, जो कि जिससे एक्सपोर्ट पर जीरो फायदा है। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की का जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रही है। और बजट में एक हैरत अंगेज आपने स्टेप लिया कि आपने एक्सपोर्टर्स पर फुल टैक्स लगाने का निजाम ले आए हैं। सारे इंसेंटिव्स जो हम एक्सपोर्टर्स को दिया करते थे आईएमएफ की प्रेशर के नतीजे में खत्म कर दिए हैं। तो अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं और ऐसे हमें मसाइल अभी तक खड़े हुए हैं। इस वक्त ये कहना कि हम वी कैन डिक्लेयर विक्ट्री नामुनासिब होगा। हुकूमत को अपनी मेहनत जारी रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आवाम को मुनासिब तरीके से रिलीफ मिलता। तो हाफिज साहब, एक तरफ तो एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेकर आए, दूसरी तरफ उन्हीं एक्सपोर्टर्स पर ही रिलाय करते हुए बड़े बड़े टारगेट सेट किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ये सोच रखते हैं कि $60 बिलियन तक ये एक्सपोर्टर्स हमारी एक्सपोर्ट्स को ले जाएंगे। खुद बिजनेस इंडस्ट्री इस वक्त ये $100 बिलियन को टारगेट करके बैठी हुई है। तो ये अगले 4-5 सालों में कि ये आपको रियलिस्टिक टारगेट्स लग रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हर मुल्क में इस वक्त कोशिश की जाती है कि आप इंसेंटिव दें एक्सपोर्ट को, ताकि उसमें इन्वेस्टमेंट हो और प्रोडक्शन में भी इजाफा हो और एक्सपोर्ट बढ़े। हिंदुस्तान करता है, बांग्लादेश करता है, और सारे दुनिया के ममालिक में ये कोशिश होती है कि एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करें। हमने एक्सपोर्ट्स पे सारे इंसेंटिव खत्म कर दिए। बिजली की निर्ख जो कम थी वो विड्रॉ कर दिया, इंटरेस्ट रेट जो कम था वो विड्रॉ कर दिया, और जो टैक्स हम 1% लिया करते थे वो विड्रॉ कर दिया। और सबसे ज्यादा परेशान कुन के रुपए की कदर इतनी मुस्तहकम हो गई है कि एक्सपोर्टर की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा ही नहीं हो रहा है, इसलिए उसको बेहतर करेंसी रेट नहीं मिल रहा है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, खतरा ये है इस वक्त आपके एक्सपोर्ट में इजाफा सिर्फ चावल की एक्सपोर्ट के इजाफे की वजह से हुआ है ज्यादा, और वो भी अब कम हो जाएगा इसलिए कि इंडिया वापस आ गया है मार्केट में। आपको मैं ये कहूँ, सारी जिंदगी हमारी रिसर्च में गुजरी है कि जिस तरह का माहौल और जिस तरह की पॉलिसीज हम अब इस वक्त एक्सपोर्ट पे कर रहे हैं, खुदा न खास्ता एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय फ्लैट रहेंगे और खुदा न खास्ता गिर भी सकते हैं। $60 अरब एक बिल्कुल जिसे कहते हैं एक ख्वाब है, उसको हासिल करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के पॉलिसीज लाने पड़ेंगे। और हाफिज पाशा साहब, ये जो इस हमारी जो पहले कामयाब तरीन एक्सपोर्ट्स रही हैं उसमें टेक्सटाइल का शोबा था, वो तो इस वक्त बिल्कुल नज़रअंदाज हुआ हुआ है। उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है, उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के भी इशूज़ हैं। आईटी सेक्टर या माइंस एंड मिनरल्स पर जो अभी तक वो उस तरीके से वो भी सेक्टर्स वो परफॉर्म कर नहीं सकें जो उनकी अपनी कैपेसिटी है, चंद एक सेक्टर्स पर रिलाय करना क्या इस वक्त ये हिमाकत है या एक अच्छी स्ट्रेटजी है? लॉन्ग टर्म में इसके फ़ायदे हो सकते हैं, या वो जो हमारे कामयाब तरीन शोबे थे उन्हीं पर हमें तवज्जो देनी चाहिए ज़्यादा?
देखिए, कोशिश दोनों होना चाहिए कि जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, खासतौर पे टेक्सटाइल। अब आपको टेक्सटाइल्स के बारे में एक और बात बता दूं कि खबर यह है कि कपास की फसल बहुत खराब हो रही है। अच्छा। और उससे भी शॉर्टेजेस पैदा हो सकते हैं, तो एक्सपोर्ट मुतासिर हो सकते हैं, इसलिए कि सप्लाई कॉटन की कम हो सकती है। अलबत्ता पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता हमारी डाइवर्सिफिकेशन हुई है। अब फलों को हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, हमने गोश्त को एक्सपोर्ट करना, इस्लामिक जिसको कहते हैं ना गोश्त, उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था, और दूसरी तरफ हमारे लेदर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हो रहा था। और आपको हैरत होगी कि हमने दवाइयों की एक्सपोर्ट $1 अरब तक भी पहुंचा दिया था तकरीबन। डाइवर्सिफिकेशन आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी, मगर इसको एक्सेलरेट करने के लिए आपको इंसेंटिव्स देना चाहिए। बांग्लादेश अपने नए एक्सपोर्ट्स को 20% एक्स्ट्रा देता है ताकि के एक्सचेंज रेट के कंपैरिजन में। यहाँ तो हम एक पैसा ही नहीं दे रहे हैं और उस पर डबल टैक्स लगा दिया हमने, तो ये बहुत नामुनासिब है। तो अभी साहब, ये फिस्कल स्पेस क्या बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में अवेलेबल है? चूंकि अभी टैक्स रिफॉर्म्स पर भी एक बड़ी आप लोगों ने पाइट के प्लेटफॉर्म से एक रिसर्च वर्क किया था, तो अब पाकिस्तान में जो लोग टैक्स पेयर्स हैं वो क्या इतना टैक्स पे कर रहे हैं, या नेट में अभी इजाफे की ज़रूरत है कि ये इस टैक्स के निज़ाम को फिर थोड़ा सा ज़रा एक्सपोर्टर्स पर थोड़ा हल्का हाथ रखा जाए, वहाँ उन्हें थोड़ा रिलीफ दिया जाए ताकि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सके? फिस्कल स्पेस कहाँ मौजूद है पाकिस्तान में? इतनी बेतहाशा फिस्कल स्पेस मौजूद है। सबसे बड़ा जो आपका इस वक्त स्पेस है 3 एरिया में, बहुत ज्यादा। एक तो आपके प्रॉपर्टी पे टैक्सेस ना होने के बराबर हैं, और सारा पैसा मुल्क का तकरीबन इन्वेस्टमेंट का प्राइवेट जा रहा है प्रॉपर्टीज में, इसलिए कि उन पर टैक्स ना होने के बराबर है। दूसरी तरफ आपने कोशिश की कि जो हमारा जो रिटेल दुकानदार सेक्टर है उन पे कुछ टैक्स लगाएं और एक निज़ाम लाएं, उसमें आप फेल हो गए। और तीसरा जो है बहुत बड़ा सेक्टर, और वहाँ बड़े बड़े आपके टैक्स पेयर मौजूद हैं, और वो है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। उस पे आज की खबर यह है कि पहले IMF के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि जनवरी में ये आ जाएगा टैक्स, नया भारी टैक्स। अब आज की खबर यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये जून के बाद होगा। आप ये 3 सेक्टर्स मिला लें, हमारी जिंदगी गुजरी है क्वांटिफिकेशन में कम से कम इन 3 सेक्टर से एडिशनल 2000 अरब आप ले सकते हैं। और अगर 2000 अरब आप एक्स्ट्रा लेंगे तो आप एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स दे सकते हैं। आप जो BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसकी साइज बढ़ा सकते हैं, आवाम को रिलीफ जरूर दे सकते हैं। इसकी अब शिद्दत से जरूरत है टैक्स रिफॉर्म्स की। तो हफीज साहब, अब ये 2000 अरब जमा करने का कोई मैकेनिज्म FBR के पास या पाकिस्तान की हुकूमत के पास मौजूद है? कोई प्लानिंग मौजूद है? चूंकि जैसे ही इनमें से किसी भी सेक्टर पर टैक्स लगाने की बात की जाती है, एहतजाज शुरू हो जाता है, फिर वो मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, फिर वो बात आई गई हो जाती है। अब जो FBR इस वक्त जो इक़दाम उठाने जा रहा है नॉन फाइलर्स के खिलाफ, जो 1 नवंबर से सिलसिला शुरू होगा, उससे कोई फ़ायदा होता आप देख रहे हैं? ये सेक्टर्स टैक्स नेट में आ सकेंगे इन इक़दाम के बाद? देखिए, होता ये है कि जब ये ऑडिट करते हैं तो ऑडिट से जो डिमांड रेस करते हैं वो सिर्फ 5 से 6% होता है इनकम टैक्स के रेवेन्यूज का, तो इसमें भी वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। और पाकिस्तान में उन्होंने कहा है कि तकरीबन 40 लाख टैक्स पेयर्स ने फाइल किया है। आपको यानी कि 4 मिलियन टैक्स पेयर्स। आपको पता है हिंदुस्तान में कितने टैक्स पेयर्स फाइल कर रहे हैं? 75 मिलियन, यानी कि तकरीबन 20 गुना, जबकि इकोनॉमी की साइज वहाँ हमसे 6 गुना। तो FBR हैज फेल्ड इन ब्रॉडनिंग द इनकम टैक्स नेट एंड इन प्रॉपरली असेसिंग द ट्रू लायबिलिटीज ऑफ द टैक्स पेयर्स। तो अभी साहब, जहाँ आप ये कह रहे हैं कि FBR टोटल फेल हो रहा है, इस फेलियर की वजह क्या है? ये पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं या कोई कैपेसिटी नहीं है FBR की, पोटेंशियल नहीं है उनके पास ये काम करने का? 3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है जिस तरह आपने कहा कि सियासी दखल। दूसरा, कैपेसिटी इसलिए नहीं है कि ट्रेंड लोग नहीं है।
अब आपको अगर इनकम टैक्स स्टेटमेंट को ऑडिट करना है तो यू शुड नो हाउ टू ऑडिट अकाउंट। अब कितने हमारे अफसर हैं आपके एफबीआर में जिनको ऑडिटिंग पूरा पता है। और तीसरी वजह जो है वो तो आपको पता है कि पैसे का निज़ाम चल रहा है। तो ये 3 वजूहात के बिना हमारी रेवेन्यूज में इतना इजाफा नहीं होता है जितना गुंजाइश बहुत मौजूद है। हाफिज़ साहब, इन तीनों वजूहात पर काम करने की इससे पहले किसी हुकूमत ने कोशिश की है? चूँकि ज़ाहिर है आप भी बहुत करीब रहे हैं माजी में चंद हुकूमतों के साथ, बहुत करीब से आपने चीज़ों को देखा है, या अभी आपको लग रहा है कि इस हुकूमत की ये इंटेंशन है? चूँकि औरंगज़ेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक टेक्नोक्रेट हैं, वो कोई एक रिवायती सियासतदान तो नहीं है। इस सिस्टम को ठीक करना बहरहाल उनकी जिम्मेदारी तो है। बात यह है कि 90 की दिहाई में जब मैं हुकूमत के साथ कुछ अर्सा रहा, उस वक्त हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इनकम टैक्स में एडवांस और विदहोल्डिंग टैक्स का निज़ाम ले आए 93 के बाद। उससे इतना इजाफा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि आज तकरीबन 65% रेवेन्यूज आपके इनकम टैक्स के एडवांस और विदहोल्डिंग टैक्स से आप हासिल कर रहे हैं। इस तरह के बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है। सही। और ये रिफॉर्म्स की इंटेंशन या एक इनिशिएटिव उठाने की इस वक्त आपको ज़रूरत तो महसूस हो रही है, लेकिन ऐसा हो रहा है? और अगर होता है तो ये कितना लॉन्ग टर्म होगा? ये पूरा प्रोसेस कितने अरसे में जाके मुकम्मल होगा जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इस साल माशाल्लाह हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट रखा है एफबीआर के रेवेन्यूज में कि तकरीबन में 40% से ज्यादा इजाफा होगा। यानी कि 9.3 खरब से बढ़कर ये तकरीबन 13 खरब तक पहुंच जाएंगे। हुआ क्या है, पहले 3 महीने में मुश्किल से 24-25% इजाफा हुआ है और ऑलरेडी शॉर्टफॉल 16% का हो गया है। और अगर ये 16% का शॉर्टफॉल परसिस्ट करता है, रहता है बाकी महीनों में, तो खुदा न खास्ता तकरीबन 14 से 1500 अरब का शॉर्टफॉल होगा और IMF हमारी नींदें हराम करके छोड़ देगा जब प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। सही। तो इस वक्त हुकूमत को बहुत केयरफुली, और मैं तो एक टीवी के प्रोग्राम में कहा कि मिनी बजट के बजाय मैक्सी बजट लाना पड़ेगा। अच्छा, उससे क्या और IMF आपको परेशान करता रहे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हफीज़ पाशा साहब साबिक वज़ीर मौजूद थे, कह रहे थे कि टैक्स रिफॉर्म्स की इस वक्त बड़ी ज़रूरत है। एफबीआर को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, हुकूमत को संजीदगी के साथ मामलात पर गौर करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और अब इस वक्त सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है। 3 रोज़ के दौरान बहुत ही अहम मुआहदों पर और MOUs पर सिग्नेचर होने। $2 अरब की इस वक्त जो सऊदी सरमाकारी पाकिस्तान में आ रही है, दरअसल ये मुस्तकबिल के लिए दीगर ममालिक के लिए भी एक बड़ा दरवाज़ा खुल सकता है पाकिस्तान में सरमाकारी का, कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम भी हासिल कर चुका है। पाकिस्तान पर इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक का एतमाद भी बढ़ रहा है और ये सरमाकारी फिर सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, जब दीगर ममालिक तक इसका दायरा फैलेगा तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए माशी हालात मजीद कितनी बेहतरी की तरफ जाएंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मारूफ सनतकार हैं, हमारे मुल्क के सीनियर सियासतदान भी हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो सऊदी डेलीगेशन का ये दौरा, फिर इसके बाद शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, फिर चीनी वज़ीर आज़म 11 साल बाद पाकिस्तान में उनको आना है और ज़ाहिर है उनके साथ भी एक डेलीगेशन होगा। तो ये पाकिस्तान एक मजबूत और मुस्तहकम फेज़ में दाखिल हो रहा है सरमायाकारी के एतबार से भी, ओवरऑल अगर हम माशी एतबार से बात करें उस एतबार से भी। जी, ये अक्टूबर का महीना पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत रखता है। अभी आपने देखा है कि मलेशिया का वज़ीर आज़म गए थे और फिर हम उनसे मिले, उनके साथ भी बिजनेसमैन डेलीगेशन था और उन्होंने $1 बिलियन का इजाफी एक्सपोर्ट, ये उसी के कॉन्टेस्ट में है कि जब प्रिंस सलमान ने $5 बिलियन की सरमायाकारी का एक अंदिया दिया था। पाकिस्तान की इकॉनमी मुसलसल बेहतरी की तरफ जा रही है। IMF एग्रीमेंट हुआ है और IMF, वर्ल्ड बैंक, IFC ने पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी की बेहतरी की तारीफें की हैं। अब आप ये देखें कि 15
और 16 अक्टूबर को SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका इजलास पाकिस्तान में वहाँ आ रहा है, और वो तमाम ममालिक के सरबराहान जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, और साइड लाइन्स की मीटिंग है, और उसमें इंशाल्लाह एक खती रकम सरमायाकारी की हमें मज़ीद प्लेज होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त हमें चाहिए कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अमन अमान, बेहतरीन फ़ज़ा एक कायम करके हम दें, और उनको ये एहसास दें कि पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है, एक महफूज जगह है। अच्छा, ये भी इसमें बतलाता चलूँ मैं साथ में कि सऊदी डेलीगेशन से कल मैं मिल रहा हूँ इस्लामाबाद में 3 बजे। वो लोग माइनिंग में भी इंटरेस्टेड हैं, और कुछ माइनिंग बैंक के भी सीनियर लोग आए हैं। रिकोडेक में भी उनका इंटरेस्ट है 15% शेयर लेने में। अच्छा, तो वो भी बात कर रहे हैं। प्लस पाकिस्तान में IT है, एग्रीकल्चर है, फूड सिक्योरिटी है, और इनमें उनको हमने दरवाजे खोले हैं उनके लिए। तो ये 27 ऑर्गेनिक एग्रीमेंट जो MOU जिनकी मालियत तकरीबन $2 बिलियन है, इंशाल्लाह पाकिस्तान साइन करेगा, और ये पाकिस्तान का एक बड़ा मुस्बत मैसेज भेजेगा। जो चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया, और जो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के व्यूवर से भी शेयर करूँ, कि इस वक्त मैं क्योंकि इस्लामाबाद में एज ए मेंबर पार्लियामेंटेरियन हूँ, वहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब एक होके और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लोग आ रहे हैं, सरमायाकार आ रहे हैं, SCO की जो समिट हो रही है 15 और 16 अक्टूबर को, ये कामयाब से कामयाब रहे। आज आर्मी चीफ ने जनरल आसिफ मुनीर साहब ने भी सऊदी वजीर सरमायाकारी से मीटिंग की है। ये जो रिकोडेक के आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि 15% शेयर देके हमारे शेयर रिकोडेक गोल्ड और तांबे के मंसूबे में कम हो जाएंगे। आप जब भी माइनिंग के बड़े प्रोजेक्ट में जाते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, उसमें ड्रिलिंग करनी पड़ती है, उसमें अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान के पास क्योंकि वो फंड्स नहीं है, लिहाजा इस प्रोजेक्ट में ताखीर हो रही है। जो बारिक कंपनी है चिली की, वो अपना हिस्सा डालने को तैयार है। तो पाकिस्तान को ऐसे पार्टनर की जरूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके और माइनिंग हो सके, और वो सोना और कॉपर जो है वो जमीन से बाहर आ सके। सऊदी अरब पूरे दुनिया में आजकल माइनिंग के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, और वो एक्वायर कर रहा है, उसमें शेयर होल्डिंग ले रहा है। और ये पाकिस्तान का मंसूबा सर्वेड है, वेरीफाइड डिपॉजिट्स हैं, क्वालिटी एस्टैब्लिश है, हर जगह इंटरनेशनल लेबोरेटरीज में दुनिया की ये साबित हो चुका है कि बेहतरीन क्वालिटी और जो रिजर्व्स की क्वांटिटी है वो इतनी है कि इंशाल्लाह कोई भी सरमायाकार जो है वो वारे न्यारे उसके हो जाएंगे। लिहाजा हम इसमें नहीं जाना है कि हम 15 शेयर क्यों सऊदीया को दें और इससे हमारे टोटल शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो जाएगी। सही। और फिर ये कितना लॉन्ग टर्म ये प्रोसीजर होगा ज़ाहिर है मिर्ज़ा साहब, ये इसमें वक्त लगेगा। अभी तो सिर्फ MOU साइन हो रहे हैं, उसके बाद वो पूरी मशीनरी आएगी, वो तमाम उनके लिए काम हुआ है। ये प्रिंस सलमान ने जब $5 बिलियन की, जिसमें एक ऑयल रिफाइनरी भी थी ग्वादर में, जब ऐलान किया था, उसके बाद से इन प्रोजेक्ट के ऊपर मुसलसल राब्ते में, आपको पता होगा पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फाइनल कर ली है जो 19 साल से पेंडिंग थी। इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कह सकते हैं आसान लफ्जों में, कि सऊदी के साथ हमारा नहीं साइन हुआ था, फाइनल नहीं था, उसको बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कहते हैं, अब हो गया। और ये केयर टेकर गवर्नमेंट में गौर एजाज साहब ने जाके किया था एज ए केयर टेकर कॉमर्स मिनिस्टर। तो ये सब एक मुसलसल राब्ते में है और चीजें अब पक्की हुई हैं और ये MOU साइन हो रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब एक नई पाकिस्तान
तरक्की के राह पे गामजन हुआ है, नई सरमायाकारी के, और हमारा स्टॉक एक्सचेंज 85,000 को हद को क्रॉस कर गया है। यानी बाहर के सरमायाकारों का पाकिस्तान और उसकी पॉलिसी और उसके स्टॉक एक्सचेंज पे एतमाद का मजहर है। तो ये अच्छी चीजें हैं जिनको हमें, इन्फ्लेशन हमारा कम हुई है, अफरात ज़र हमारा कम हुई है, हमारा तिजारती खसारा कम हुआ है, करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है, रेमिटेंसेस हमारी बढ़ी हैं, अफरात ज़र सिंगल डिजिट हो गई है, मार्कअप भी सिंगल डिजिट होने जा रहा है, तो और हमारे रिजर्व बढ़े हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरा साहब इसी के साथ हम कल की भी अगर खबर देखें तो ये उसमें हेडलाइंस लगी हुई है कई बड़े अखबारात और वेबसाइट्स पर कि वफाकी हुकूमत ने कर्ज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और तारीख का सबसे ज़्यादा इस वक्त कर्ज पाकिस्तान के ऊपर हो चुका है। तो ये साथ साथ कर्ज भी तो हमारा बढ़ता जा रहा है, यानी हम कर्जे लेकर अपने इन इंडिकेटर्स को आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी की तरफ कैसे ले जा सकते हैं? देखिए, माशी कारकर्दगी बेहतर करके, एक्सपोर्ट बढ़ा के आप कर्जे उतार सकेंगे ना, एक्सटर्नल पेमेंट। तो बैरूनी कर्जों की अदायगी और एक्सटर्नल पेमेंट के लिए मस्ट है कि आपकी माशियत बेहतर हो, आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, आपके रेमिटेंसेस बढ़े, आपके ज़खायर बढ़े, आपका रुपया मुस्तहकम हो, और ये सब चीजें हो रही हैं। आप माशियत बिगाड़ के बैरूनी कर्जे नहीं उतार सकते, एक्सटर्नल पेमेंट नहीं कर सकते। लिहाजा इस बात से हमें खुश होना चाहिए कि बिलाखिर हमारी माशियत तरक्की के राह पे गामजन हुई है। सर उमेर साहब, आखिरी सवाल कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कब तक आएगा, लोगों तक इसके समरात कब तक पहुंचेंगे? इन्फ्लेशन तो अभी भी बढ़ रही है, उसकी रफ्तार ज़रूर कम हुई है, लेकिन पैसों के एतबार से पहले इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो कम होती रफ्तार भी लोगों के लिए इस वक्त मुश्किलात का बाइस बन रही है। लोगों को रिलीफ मिलना कब शुरू होगा? चीजें वायदा करा है प्राइम मिनिस्टर ने, एक बिजली के रेट, और ये आर्मी चीफ साहब जनरल नासिर मुनीर ने भी मुझसे वादा किया। अभी मलेशिया के वजीर आजम जब आए थे तो मैंने ऐवान सदर में उनसे बात की थी डिनर पे कि 9 सेंट्स करने जा रहे हैं, और दूसरी अफरात ज़र सिंगल डिजिट, और तीसरी मार्कअप सिंगल डिजिट। ये 3 चीजें हो जाती हैं तो आपके समराट टिकल डाउन इफेक्ट नीचे आ जाएगा, और इंशाल्लाह ये टिकल डाउन इफेक्ट जो है वो ज्यादा अरसे में नहीं, बहुत जल्द आपको आएगा, क्योंकि खाने पीने की अशिया पे भी अफराद ज़र में कमी आई है। आप ये भी देखें कि बिजली की कीमतें जब कम होंगी तो मजीद कमी आएगी, फिर फाइनेंशियल कॉस्ट कम होगी तो मजीद कमी आएगी, और ये वो सब चीज़ें हैं जो एक गरीब आदमी को एक रिलीफ फराहम करेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सनतकार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इस्लाहात रिपोर्ट 2024 जारी कर दी है। आलमी बैंक ने करार दिया है कि रवा माली साल पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 2.8%, जबकि करंट अकाउंट खसारा 0.6% रहेगा। पैदावार, तरसील और तकसीम के नुकसानात ने बिजली की कीमत बढ़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का तखमीना 2.8% लगाया गया है। आलमी बैंक की रिपोर्ट में माली खसारे का तखमीना GDP के 7.6% लगाया गया है। आलमी बैंक के हुक्काम ने रिपोर्ट पर ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि गुज़िश्ता माली साल GDP की शरह नमू 2.5% रही और पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है। इस रवा माली साल इन्फ्लेशन रेट 11.1% तक रह सकता है, जबकि गुर्बत की शरह आइंदा साल 2 साल तक 39% तक रहने का तखमीना लगाया गया है। आलमी बैंक के हुक्काम ने तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान को अपनी GDP ग्रोथ बढ़ाना होगी। गुर्बत में कमी और रोजगार के लिए ग्रोथ ज़रूरी है। पाकिस्तान में सालाना 16 लाख नौजवानों का इजाफा हो रहा है। आलमी बैंक के हुक्काम ने पाकिस्तान में बिजली की कीमतों को चैलेंज करार देते हुए कहा कि बिजली के तरसीली और तकसीमी नुकसानात 16.45% हैं। पाकिस्तान का बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम इंतहाई नाकिस है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा सबसे बड़ा मसला है। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट में इस्तेहकाम आया है और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं, ताहम पाकिस्तान का पावर सेक्टर इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट बन रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली के पैदावारी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान रहा और पावर सेक्टर मनसूबाबंदी ना होने की वजह से मसाइल का शिकार रहा है। दूसरी जानिब IMF ने भी पाकिस्तान की पॉलिसी साजी पर सवालात उठा दिए हैं। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने पॉलिसियों में गलतियां की हैं और नए कर्ज प्रोग्राम पर कामयाब अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसीज की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान को टैक्स के दायरे कार को
बढ़ाना होगा। नए IMF प्रोग्राम के तहत ज़रूरी शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ग़िज़ाई अजनास की सब्सिडाइज कीमतों के तयन में हुकूमती कंट्रोल ख़त्म किया जाएगा, जबकि रिटेल और रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स आमदनी को बढ़ाया जाएगा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात के जरिए तवानाई की कीमतों को कम करना प्रोग्राम का हिस्सा है। IMF के मुताबिक गुज़िश्ता सालों में इस्तेहकाम के बावजूद स्ट्रक्चरल चैलेंजेस का सामना रहा है। हर प्रोग्राम का मकसद पॉलिसीज को बेहतर बनाना होता है। एनर्जी सेक्टर और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज मकामी मार्केट को सपोर्ट करती हैं। जब किसी खास तबके को खुसूसी सब्सिडी दी जाती है तो फिर बिगाड़ता है। अब ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कैसे मुमकिन हो सकेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शुजात फारूक साहब चीफ ऑफ रिसर्च हैं, पाइट से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शुजात साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और ये बात अभी से नहीं हो रही है, ये साल से होती रही है। कई हुकूमतों ने शायद कोशिशें भी की, कामयाब तो अभी तक कोई नहीं हो सकी। क्या लग रहा है आपको, इस बार ये रिफॉर्म्स किसी हद तक मुमकिन नजर आ रहे हैं, जो कि अब नागुज़ीर भी है पाकिस्तान के माशी हालात के लिए? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो मुआशी इस्लाहात हैं ये हमारे लिए नागज़ीर तो हैं, क्योंकि 77 सालों में हम 25 दफ़ा IMF के पास जा चुके हैं, और 25 सालों में अगर आप देखें तो हमने सिर्फ एक प्रोग्राम है जिसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो नागज़ीर तो इसलिए है कि हम वेंटिलेटर पे हैं। 2 से 3 साल गुजरते हैं, और 2 से 3 साल के बाद हमारा जो कर्जा है, हमारा जो डेफिसिट है बजट का, वो इतना बढ़ जाता है कि हमें IMF के पास जाना पड़ता है। और IMF के पास सिर्फ आप उस वक्त जाते हैं जब आप वेंटिलेटर पे होते हैं। तो इसका ये अंदाज़ा पहले लगा लें कि हर 2 से 3 साल के बाद हम वेंटिलेटर पे जाते हैं। और जब भी हम IMF के पास जाते हैं तो हम हमेशा यही कमिटमेंट करते हैं कि हम इस्लाहात लेके आएंगे, हम अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाएंगे, हम एक्सपेंडिचर को कम करेंगे। और जब थोड़ी सी हम सिचुएशन बेहतर में जाते हैं, क्योंकि वो कर्ज मिलता है, हमारी थोड़ी सी इकोनॉमी बेहतर होती है, तो बदकिस्मती से हम वो जो आपने कहा है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हम उस तरफ नहीं जा पाते। तो ये तो अभी बहुत कबल वक्त है कहना, क्योंकि देखें इकोनॉमी को बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी सर्जरी चाहिए, बहुत बड़ी सर्जरी चाहिए। आप इससे सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि हमारा जो बजट है उसका 60 से 70% इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। तो अगर आपकी इनकम का 60-70% इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा तो आप कभी भी सर होंगे। और दूसरा, अगर आप देखें तो इस वक्त हमारा तकरीबन 72 ट्रिलियन हमारा कर्ज है, यानी अगले 5 साल की जो आपकी इनकम है उससे ज़्यादा इस वक्त कर्ज है। तो हमें बड़ा सीरियस होना पड़ेगा, और ये सीरियस होंगे, और उसके लिए बड़ी मेजर सर्जरी चाहिए। और वो सर्जरी करेंगे, चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर है, चाहे आपकी एनर्जी है, चाहे आपके गवर्नमेंट का साइज है, चाहे टैक्सेस हैं, ये हमें करना पड़ेगा। तो शुजात साहब, हम ये देख रहे हैं कि IMF इस हद तक इंटरवीन कर रहा है, या इस हद तक भी अब शर्तें आयद कर रहा है कि हमें ज़रूरी शोबे में कौन सी चीज़ सब्सिडाइज अपने लोगों तक पहुंचानी है, कौन सी चीज़ नहीं देनी। अब ये भी उनसे मशरूत होगा, वो इजाज़त देंगे तो हम सब्सिडी दे सकेंगे। तो अब हालात में बिगाड़ यहाँ तक पैदा हो चुका है। अब अगर ये रिफॉर्म प्रोसेस नहीं शुरू होगा तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? देखिए, मैं तो इसको IMF का कसूर नहीं कहूँगा। IMF देखिए एक बहुत सादी सी चीज़ कहता है, पूरी दुनिया को वो कहता है जी आप अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाएं और आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें। वो पूरी दुनिया में एक ही उनका फिलॉसफी है। अब ये हम पे है कि हम अपने रेवेन्यूज़ को कैसे बढ़ाते हैं और हम अपने एक्सपेंडिचर को कैसे कम करते हैं। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। आपने अभी कहा कि पावर सेक्टर में आप देखें जो इस वक्त हमारी बिजली की कीमतें हैं, हमारी इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर सकती। हमने जितना इकोनॉमी में लॉस किया है उससे कहीं बाद हमने पावर सेक्टर में पिछले 20 साल के अंदर लॉस किया है। और 16-17% आप देखें इस वक्त हमारे लॉसेज हैं। और 16-17% के बाद अगर आप देखें इस वक्त जो हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो 25,000 मेगावाट है। लेकिन हमने जो जनरेशन कैपेसिटी है IPPs के साथ जो एग्रीमेंट करते गए वो तकरीबन हमने 45,000 मेगावाट पे चले गए। यानी 45,000 आपकी कैपेसिटी है, जो कि गर्मियों में सिर्फ आपकी 24-25 हज़ार होती है, सर्दियों में 9,000 होती है। और आप देखिए उसी वजह से फिर हमें जो कैपेसिटी पेमेंट है वो करनी पड़ी है। अब ये मैं कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि देखिए IMF ने हमेशा आपको ये कहा है कि आप अपना हाउस ठीक करें। हम बदकिस्मती से वो अपना हाउस नहीं ठीक कर रहे। अब इस सारे के बावजूद अगर आज पावर सेक्टर में अगर आप गर्दिशी कर्जा को छोड़ दें तो तकरीबन हमारा 550 बिलियन एनुअल लॉस है। लेकिन दूसरी तरफ हम अननेसेसरी सब्सिडीज दे रहे हैं।
तकरीबन 950 बिलियन की आज भी पावर सेक्टर में सब्सिडीज है। आप देखें, आपके गवर्नर हाउसेज हैं, आपकी गवर्नमेंट है, आपके सेक्रेटरीज के घर हैं, उसके अलावा बहुत से लोगों को सब्सिडीज जा रही है। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कम्पीट नहीं कर रही है, उनको हम इंडस्ट्रीज सब्सिडी दे रहे हैं। तो देखिए, ये सब्सिडीज के कल्चर को भी हमें खत्म करना पड़ेगा। तो हमें अपना हाउस ऑफ ऑर्डर इस तरीके से ठीक करना होगा। ठीक है, तो अब शुजात साहब, ये अब यहाँ से अभी वे आउट है क्या? टैक्स रिफॉर्म्स की इस वक्त ये हुकूमत कोशिश कर रही है, अब देखते हैं वो कब तक कामयाब हो पाती है। टैक्स के रेवेन्यूज़ के टारगेट्स हम बड़े बड़े सेट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट्स के हम अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर लेते हैं, और दूसरी तरफ एक्सपोर्टर्स को हम टैक्स रिजीम में जब लेकर आते हैं तो वैसे ही हमारी एक्सपोर्ट पर एक मनफी असर पड़ता है। तो ये प्लानिंग की हमारे पास कमी होती है, प्लान होता नहीं, एग्जीक्यूशन हम पहले कर देते हैं, रिजल्ट का हम सोचते नहीं हैं। अब ज़रूरत इस वक्त किस चीज़ की है कि शुरू कहाँ से किया जाए सिलसिला? देखिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बहुत से इश्यूज का बड़ा सीरियस होता है। जो आपका सबसे बड़ा मसला है वो गवर्नेंस का मसला है, वो शायद विल पावर का मसला है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम IMF के साथ प्रोग्राम कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जब भी फंस करें, ये गवर्नमेंट अभी आई है, ये कर्ज लेगी, 3 साल के बाद ये सब्सिडीज देना शुरू कर देंगे क्योंकि आगे इलेक्शन आएगा। और पिछली गवर्नमेंट ने भी ऐसे किया कि एंड पे सब्सिडीज दी। तो हमें देखें, पहली चीज तो यह है कि एक बड़ी क्लियर कंक्रीट पॉलिसी चाहिए कि अगले 10-15 साल के लिए कि हम ये सब्सिडीज के कल्चर से बाहर निकलेंगे। हमने प्रोविंसेस के साथ मिलके एग्रीकल्चर को टैक्स नेट में लेके आने हैं, हमने होलसेल रिटेल को टैक्स नेट के अंदर लेके आने हैं, हमने एक पब्लिक को ये एक मैसेज देना है कि हर बंदे ने टैक्स देना है और इसको कंट्रीब्यूट करना है। अब देखें, ये सब की सब जो विल पावर है, वो कहते हैं कि जी आपको मैयर सबसे पहले गवर्नमेंट से स्टार्ट करने हैं। तो गवर्नमेंट से मैयर कैसे आप करें? 2 चीजें हैं जी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। पहली चीज तो यह है कि जो गवर्नमेंट का इस वक्त खुद इकोनॉमी के अंदर फुटप्रिंट है, गवर्नमेंट हर जगह बैठी हुई है, कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पे गवर्नमेंट खुद बिजनेस में नहीं बैठी हुई है। गवर्नमेंट कहती है कि जी के चीनी की कीमत हम मुकर्रर करेंगे, आटे की कीमत हम मुकर्रर करेंगे। आप देख लें, आटे के अंदर फूड डिपार्टमेंट है, पास्को बैठा हुआ है, और उसके बावजूद वो मोस्टली सब्सिडीज किसको जाती है? फ्लोर मिल को। ना वो जो आटा बनाने वाला किसान है, गंदम उगाता है, उसको भी नहीं मिलती, और ना जो आटा खाने वाला है उसको भी नहीं मिलती। तो देखें, सबसे पहले गवर्नमेंट को बिजनेस से बाहर निकलना होगा। पावर सेक्टर देखें, गवर्नमेंट बैठी हुई है, स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट बैठी हुई है। तो इस वक्त जो 60 to 70% जो गवर्नमेंट बिजनेस के अंदर बैठी हुई है, गवर्नमेंट को सबसे पहले अपने आप को बाहर निकालने। दूसरी जो चीज है जो गवर्नमेंट को करने की जरूरत है, वो फिर है कि आपको गवर्नमेंट का साइज कम करना है। देखिए, रेवेन्यू टैक्सेस तो हम भरमार लगा रहे हैं। इस साल भी जो हमारी GDP ग्रोथ है वो जस्ट 2.8% है। तो आप देखें, हमारी पॉपुलेशन 2.4% है, तो पर कैपिटा इनकम तो हमारी नहीं बढ़ रही, क्योंकि जिस पेस पे GDP ग्रोथ बढ़ रही है तकरीबन मोर और लेस पॉपुलेशन भी उसी ग्रोथ पे है। तो देखें, फिर हमें क्या करना है कि गवर्नमेंट के साइज को कम करें, एक्सपेंडिचर्स को कम करें। वो चाहे एक्सपेंडिचर अननेसेसरी डिफेंस में है, वो चाहे अननेसेसरी गवर्नमेंट का साइज है, पेंशन है, इवन पेंशन बहुत बड़ा बम है। गवर्नमेंट को पेंशन से बाहर निकलना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुजात फारूक साहब चीफ ऑफ रिसर्च मौजूद थे। आने वाले दिनों में आपसे इस मौजू पर मजीद भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।